साल 1971 की वो सर्द रात, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का बिगुल बज चुका था। समंदर के सन्नाटे को चीरती हुई एक खौफनाक परछाई भारत के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की तरफ बढ़ रही थी। वो परछाई कोई और नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सबसे खतरनाक, सबसे शातिर न्यूक्लियर केपेबल पनडुब्बी PNS गाजी थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो आज भी दुनिया भर की नेवल इंटेलिजेंस को हैरान कर देता है। एक जोरदार धमाका और पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा घमंड विशाखापट्टनम के कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर समंदर की तलहटी में हमेशा के लिए दफन हो जाता है। आज तक दुनिया के दो बड़े मुल्क इस बात पर लड़ रहे हैं कि आखिर उस काली रात को पानी के सैकड़ों फीट नीचे क्या हुआ था। क्या भारतीय नौसेना ने एक बेहद चालाक माइंड गेम खेलकर गाजी को मौत के घाट उतारा, या फिर गाजी खुद अपनी ही एक ऐसी आत्मघाती गलती का शिकार हो गई जिसने पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। आज इस वीडियो में हम उस सीक्रेट फाइल को डिकोड करेंगे जिसे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया था। लेकिन यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है। इस पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग और खौफनाक मोड़ तो तब आता है जब हमें पता चलता है कि जिस शिकारी को भारत को तबाह करने भेजा गया था वो असल में खुद एक तैरता हुआ टाइम बम था। एक ऐसा सुसाइड मिशन जिसके बारे में गाजी के अंदर बैठे 93 जांबाज क्रू मेंबर्स को कानों कान खबर नहीं थी। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप समंदर की सतह से 200 फीट नीचे लोहे के एक बेहद संकरे बंद कैप्सूल में फंसे हैं। चारों तरफ करोड़ों लीटर पानी का जानलेवा दबाव है। सबमरीन के अंदर का तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका है। हवा में ऑक्सीजन लगातार कम हो रही है और डीजल के धुएं की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तभी अचानक आपके हेडफोन में एक तीखी आवाज गूंजती है, पिंग। आपको पता चलता है कि बाहर अंधेरे पानी में कोई आपका शिकार करने के लिए घूम रहा है। आपकी धड़कनें थम जाती हैं। अगर आप उस वक्त PNS गाजी के कमांडर जफर मोहम्मद खान की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप अपने देश के हुक्म के लिए मौत के इस अंधेरे कुएं में आगे बढ़ते या वापस लौट जाते? कमांडर जफर खान ने जो रास्ता चुना उसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। कहानी की शुरुआत होती है साल 1971 के नवंबर महीने से। पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, में आग लगी हुई थी। पाकिस्तानी सेना वहां बेगुनाह लोगों पर जुल्म ढा रही थी और भारत की सीमा पर लाखों रिफ्यूजियों का सैलाब उमड़ पड़ा था। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारतीय सेना के जनरल समझ चुके थे कि जंग अब कुछ ही दिनों की बात है। लेकिन इस पूरी जंग की चाबी किसी जमीन पर नहीं, बल्कि बंगाल की खाड़ी के नीले पानी में छिपी थी। भारत के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जिससे पाकिस्तान थर थर कांपता था, INS विक्रांत। विक्रांत कोई आम युद्धपोत नहीं था। वो समंदर पर तैरता हुआ भारत का एक ऐसा किला था जिससे लड़ाकू विमान उड़ान भरकर दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकते थे। अगर विक्रांत ने बंगाल की खाड़ी को ब्लॉक कर दिया तो पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी फौज भूखी मर जाती। उन्हें न हथियार मिलते न रसद। रावलपिंडी के नेवल हेडक्वार्टर में बैठे पाकिस्तानी जनरलों को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा था। उन्होंने एक बेहद खुफिया और खतरनाक बैठक बुलाई। प्लान सीधा था, अगर जंग जीतनी है तो सबसे पहले भारत के इस ब्रह्मास्त्र यानी INS विक्रांत का काम तमाम करना होगा। लेकिन भारत के इतने बड़े लड़ाकू जहाज को उसके घर में घुसकर मारना किसी के बस की बात नहीं थी। इसके लिए पाकिस्तान को अपने सबसे शातिर शिकारी को मैदान में उतारना था, और वो शिकारी था PNS गाजी। गाजी उस समय पूरे एशिया में इकलौती ऐसी पनडुब्बी थी जो इतनी लंबी दूरी तक जाकर हमला कर सकती थी। उसे काम सौंपा गया, ऑपरेशन फॉल्कन। लेकिन रुकिए, आपको क्या लगता है कि गाजी उस समय की सबसे आधुनिक और हाईटेक मशीन थी? यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च से जो दस्तावेज सामने आए हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। सच तो यह है कि गाजी असल में अमेरिकी नौसेना की एक बेहद पुरानी थकी हुई पनडुब्बी थी जिसका असली नाम USS डायब्लो था। इसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यानी 1940 के दशक में बनाया गया था। पाकिस्तान ने इसे अमेरिका से लीज पर लिया था। जंग के इस मुहाने पर गाजी बूढ़ी हो चुकी थी। उसके कल पुर्जे जवाब दे रहे थे। उसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम बार बार फेल हो रहा था और सबसे बड़ी बात, उसके सेंसर्स और बैटरियां
अब उतनी भरोसेमंद नहीं थीं। सोचिए, एक ऐसी पनडुब्बी को कराची से विशाखापट्टनम तक लगभग 3000 मील का सफर तय करना था, वो भी बिल्कुल चुपचाप, भारतीय नौसेना की नजरों से बचकर। कमांडर जफर खान जानते थे कि ये एक वन वे टिकट हो सकता है। उन्होंने मिशन पर निकलने से पहले अपने परिवार को जो खत लिखा, उसमें साफ छिपा था कि शायद वो अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। 14 नवंबर 1971 को जब पूरी दुनिया सो रही थी, पीएनएस गाजी चुपचाप कराची के बंदरगाह से निकली और समंदर के काले अंधेरे में गायब हो गई। रावलपिंडी के जनरलों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि उनका काम हो गया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि भारत की धरती पर एक ऐसा मास्टरमाइंड बैठा है जो उनकी हर चाल को पहले ही भांप चुका था। इधर भारत में नेवल इंटेलिजेंस के गलियारों में हलचल तेज हो चुकी थी। भारतीय नौसेना की ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ वाइस एडमिरल एन कृष्णन एक बेहद चतुर और दूरदर्शी कमांडर थे। उनके पास एक खुफिया रिपोर्ट आई कि कराची से पाकिस्तान की सबसे बड़ी पनडुब्बी गायब हो चुकी है। एडमिरल कृष्णन का दिमाग बिजली की तरह चला। वो समझ गए कि दुश्मन का इरादा क्या है। वो जानते थे कि गाजी का सिर्फ एक ही टारगेट हो सकता है, आईएनएस विक्रांत। अब जरा स्थिति की गंभीरता को समझिए। आईएनएस विक्रांत उस समय पूरी तरह से ठीक नहीं था। उसके बड़े बॉयलर्स में कुछ तकनीकी खराबी थी, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी रफ्तार से नहीं दौड़ सकता था। अगर गाजी जैसी घातक पनडुब्बी विक्रांत के करीब पहुंच जाती तो विक्रांत का बचना नामुमकिन था। कृष्णन के सामने दो रास्ते थे, या तो वो विक्रांत को विशाखापट्टनम के सुरक्षित पोर्ट पर छिपाकर रखें, या फिर दुश्मन को धोखा देने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा जुआ खेलें। और कृष्णन ने वही किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने एक ऐसा माइंड गेम खेला जिसे आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमिक्स में बड़े चाव से पढ़ाया जाता है। एडमिरल कृष्णन ने चुपके से, बिना किसी को कानो कान खबर किए, आईएनएस विक्रांत को विशाखापट्टनम से हटाकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास एक बेहद गुप्त लोकेशन एक्स पर भेज दिया। ये लोकेशन इतनी सीक्रेट थी कि खुद भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडरों के अलावा किसी को नहीं पता था कि भारत का सबसे बड़ा जहाज कहां है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अगर गाजी विशाखापट्टनम आती और उसे पता चलता कि विक्रांत वहां नहीं है, तो वो तुरंत अपना रास्ता बदल लेती और अंडमान की तरफ निकल जाती, जहां विक्रांत अकेला और असुरक्षित था। गाजी को विशाखापट्टनम के जार में फंसाए रखना बेहद जरूरी था। इसके लिए भारतीय नौसेना ने धोखे और सस्पेंस की एक ऐसी बिसात बिछाई जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। उन्होंने इस खेल में एक मोहरे का इस्तेमाल किया, आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत एक पुराना, रिटायरमेंट की कगार पर खड़ा डिस्ट्रॉयर जहाज था। उसके इंजन बूढ़े थे, लेकिन उसकी आवाज में आज भी वही पुराना दम था। एडमिरल कृष्णन ने आईएनएस राजपूत के कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह को अपने कैबिन में बुलाया और एक ऐसा मिशन सौंपा जो सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा था। उन्होंने कहा, आपको विशाखापट्टनम के समंदर में इस तरह गश्त लगानी है जैसे आप आईएनएस विक्रांत की सुरक्षा कर रहे हों। आपको वो सारी हरकतें करनी हैं जो एक महाकाय एयरक्राफ्ट कैरियर करता है। अब शुरू हुआ वो ड्रामा जिसने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के होश उड़ा दिए। विशाखापट्टनम पोर्ट पर अचानक मीट, अंडे, ब्रेड और ताजी सब्जियों की एक बहुत बड़ी डिमांड भेज दी गई। लोकल सप्लायर्स को ऑर्डर्स दिए गए, इतनी भारी मात्रा में राशन जो सिर्फ और सिर्फ आईएनएस विक्रांत जैसे विशाल जहाज के हजारों क्रू मेंबर्स के लिए ही चाहिए होता है। नौसेना जानती थी कि शहर में पाकिस्तानी जासूस सक्रिय हो सकते हैं जो ये खबर तुरंत रावलपिंडी पहुंचाएंगे। खेल यही नहीं रुका। विशाखापट्टनम के रेडियो स्टेशन से लगातार आईएनएस विक्रांत के नाम पर्सनल मैसेजेस ब्रॉडकास्ट किए जाने लगे, जैसे कैप्टन के परिवार का संदेश है कि घर पर सब ठीक है, या इस नंबर के नाविक के घर बेटा हुआ है। ये सारे मैसेजेस किसी गुप्त कोड में नहीं बल्कि ओपन फ्रीक्वेंसी पर भेजे जा रहे थे ताकि दुश्मन इन्हें आसानी से इंटरसेप्ट कर सके। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इस झांसे में आई होगी? बिल्कुल आई। कराची में बैठे सिग्नल्स इंटेलिजेंस के हेडफोन में जब ये मैसेजेस गूंजे तो उनके नक्शे पर लाल बत्तियां जलने लगी। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि आईएनएस विक्रांत कहीं नहीं गया, वो विशाखापट्टनम के पोर्ट पर ही लंगर डाले बैठा है।
उन्होंने तुरंत समंदर की गहराइयों में रेंग रही गाजी को एक सीक्रेट कोड वर्ड में मैसेज भेजा। शिकार अपनी मांद में है, विशाखापट्टनम की तरफ अपनी रफ्तार बढ़ाओ। गाजी के क्रू के लिए यह एक बहुत बड़ी कामयाबी का इशारा था। वो पिछले कई दिनों से बिना सूरज की रोशनी देखे, बिना ताजी हवा के समंदर के खारे पानी के नीचे सड़ रहे थे। सबमरीन के अंदर का माहौल नरक जैसा हो चुका था, लेकिन विक्रांत को तबाह करने का जुनून उनके सिर पर सवार था। 23 नवंबर 1971 तक पीएनएस गाजी चुपचाप विशाखापट्टनम के आउटर हार्बर तक पहुंच चुकी थी। वो भारत के इतने करीब थी कि सबमरीन के पेरिस्कोप से विशाखापट्टनम की पहाड़ियां और शहर की रोशनी साफ देखी जा सकती थी। कमांडर जफर खान ने पेरिस्कोप उठाई, समंदर की सतह को खंगाला, लेकिन उन्हें वहां विक्रांत कहीं नजर नहीं आया। क्या कमांडर जफर खान को इस बात का एहसास हो गया था कि उनके साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेला गया है? शायद हां, क्योंकि विक्रांत जैसा विशालकाय जहाज समंदर में छिप नहीं सकता था। गाजी ने पोर्ट के मुहाने पर पागलों की तरह गश्त लगानी शुरू की। वो दिन में समंदर की तलहटी में कीचड़ के बीच बैठ जाती और रात होते ही ऊपर आकर विक्रांत को ढूंढती। लेकिन दिन बीतते जा रहे थे और विक्रांत का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी 3 दिसंबर 1971 की शाम को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने भारत के पश्चिमी हवाई अड्डों पर प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक का हुक्म दे दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरी बड़ी जंग का आधिकारिक ऐलान हो चुका था। गाजी के लिए अब इंतजार का वक्त खत्म हो चुका था। उसे अब सीधे एक्शन लेना था। कमांडर जफर खान ने तय किया कि अगर विक्रांत नहीं मिल रहा है तो वो विशाखापट्टनम पोर्ट के संकरे रास्ते में ही बारूदी सुरंगें, अंडर वाटर माइंस बिछा देंगे, ताकि जब भी विक्रांत बाहर निकलने की कोशिश करे वो इन माइंस से टकराकर समंदर में ही तबाह हो जाए। रात के करीब 11 बज रहे थे। भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत को विशाखापट्टनम पोर्ट से बाहर निकलकर समंदर में पेट्रोलिंग के लिए जाना था। समंदर में भारी लहरें उठ रही थीं। जैसे ही राजपूत पोर्ट के संकरे मुहाने से बाहर निकला, अचानक उसके सोनार ऑपरेटर के हेडफोन में एक अजीब सी कर्कश आवाज गूंजी। ये एक ऐसी आवाज थी जो किसी भारी मेटल की बॉडी से टकराकर वापस आ रही थी। सोनार ऑपरेटर चिल्लाया, सर, कांटेक्ट, सबमरीन कांटेक्ट। कमांडर इंदर सिंह तुरंत अलर्ट हो गए। उन्होंने जहाज की खिड़की से बाहर देखा। समंदर की काली सतह पर एक अजीब सा उभार था, जैसे कोई पनडुब्बी अभी अभी पानी के नीचे गोता लगाने की कोशिश कर रही हो। कमांडर इंदर सिंह ने 1 सेकंड का भी वक्त नहीं गंवाया। जंग शुरू हो चुकी थी और दुश्मन उनके बिल्कुल सामने था। उन्होंने तुरंत अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर आदेश दिया, फुल स्पीड अहेड, डेप्थ चार्जेस तैयार करो। आईएनएस राजपूत पूरी रफ्तार से उस पॉइंट की तरफ बढ़ा जहां सोनार ने सिग्नल दिया था। जहाज के डेक से 2 भारी भरकम डेप्थ चार्जेस पानी में गिरा दिए गए। वो 2 बम समंदर के अंधेरे पानी में नीचे जाने लगे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड और फिर एक ऐसा भयानक धमाका हुआ जिसने आईएनएस राजपूत के पिछले हिस्से को पानी से कई फीट ऊपर उठा दिया। समंदर का पानी किसी फव्वारे की तरह आसमान की तरफ उछला। धमाका इतना तेज था कि विशाखापट्टनम के कोस्ट गार्ड्स और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को लगा कि कोई बहुत बड़ा भूकंप आया है। कमांडर इंदर सिंह ने जहाज को वापस घुमाया और देखा कि क्या पानी पर कोई तेल या मलबा तैर रहा है, लेकिन रात का अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें लगा कि शायद दुश्मन की पनडुब्बी भागने में कामयाब रही या फिर उनका निशाना चूक गया। आईएनएस राजपूत अपने मिशन पर आगे बढ़ गया, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस अभी बाकी था। ठीक इस धमाके के 40 मिनट बाद, यानी रात के ठीक 11:40 पर विशाखापट्टनम के उसी समंदर में एक और धमाका हुआ। लेकिन यह धमाका पहले वाले से 10 गुना ज्यादा बड़ा और खौफनाक था। ऐसा लगा जैसे समंदर का पेट फट गया हो। पानी के भीतर एक बहुत बड़ा आग का गोला चमका और फिर चारों तरफ एक अजीब सी डरावनी खामोशी छा गई। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें विशाखापट्टनम के समंदर पर पड़ीं, तो वहां का नजारा देखकर भारतीय नौसेना के अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। समंदर की सतह पर चारों तरफ पीला और काला डीजल तेल तैर रहा था।
पानी के ऊपर कुछ ऐसी चीजें तैरती हुई मिली जिन्होंने सब कुछ साफ कर दिया। पाकिस्तानी नौसेना के लाइफ जैकेट्स, उर्दू में लिखे हुए कुछ दस्तावेज और एक सबमरीन के मलबे का हिस्सा जिसके ऊपर साफ साफ लिखा था PNS गाजी। गाजी खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद, भारत के विक्रांत को मारने आया वो शिकारी, खुद विशाखापट्टनम की गोद में हमेशा के लिए सो चुका था। उसके अंदर मौजूद सभी 93 नाविक और अफसर, जिनमें कमांडर जफर खान भी शामिल थे, उस लोहे की कब्र में हमेशा के लिए दफन हो गए थे। भारतीय नौसेना के गोताखोरों को तुरंत उस जगह भेजा गया। जब डाइवर्स पानी के नीचे पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। गाजी समंदर की रेत में आधी धसी हुई थी। उसका अगला हिस्सा यानी बो पूरी तरह से फट चुका था, जैसे उसके अंदर ही कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ हो। भारतीय नौसेना का आधिकारिक वर्जन बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि INS राजपूत द्वारा छोड़े गए डेप्थ चार्जेस ने गाजी को बुरी तरह डैमेज कर दिया था। वो डेप्थ चार्जेस गाजी के इतने करीब फटे कि पनडुब्बी का कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया। वो सीधे समंदर की तलहटी से जा टकराई और उसके अंदर मौजूद टॉर्पीडो या माइंस में ब्लास्ट हो गया। इस थ्योरी के मुताबिक ये भारतीय नौसेना की सूझबूझ और वीरता की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत थी, लेकिन पाकिस्तान इस बात को कभी नहीं स्वीकार करता। पाकिस्तानी नेवी का दावा है कि भारतीय जहाज INS राजपूत उस रात गाजी के आसपास भी नहीं था। उनका कहना है कि गाजी जब विशाखापट्टनम के मुहाने पर बारूदी सुरंगें बिछा रही थी तो उसी दौरान उसमें एक भयंकर तकनीकी खराबी आ गई। सबमरीन के अंदरूनी सिस्टम में कोई फॉल्ट हुआ, जिससे गाजी खुद अपनी ही बिछाई हुई एक माइन से टकरा गई, जिससे उसके अगले हिस्से में मौजूद टॉर्पीडो रूम में चेन रिएक्शन हुआ और गाजी खुद अपने ही हथियारों का शिकार हो गई। अब आप खुद सोचिए, सत्य क्या हो सकता है? क्या पाकिस्तान के सबसे काबिल कमांडर इतनी बड़ी और बचकानी गलती कर सकते हैं कि वो खुद अपनी ही माइन से टकरा जाए? या फिर भारतीय नौसेना का वो डेप्थ चार्ज इतना सटीक था जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया? वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, गाजी का डूबना 1971 की जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जरा सोचिए, अगर गाजी उस रात अपने मिशन में कामयाब हो जाती, अगर वो INS विक्रांत को डुबा देती, तो आज हमारा देश कैसा होता? विक्रांत के डूबते ही भारतीय नौसेना का मनोबल टूट जाता। बंगाल की खाड़ी पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाता। अमेरिका और चीन, जो पाकिस्तान की मदद करने का बहाना ढूंढ रहे थे, वो तुरंत अपनी नौसेना भारत के खिलाफ भेज देते। पूर्वी पाकिस्तान के रास्ते कभी ब्लॉक नहीं होते, और जो बांग्लादेश सिर्फ 13 दिनों में दुनिया के नक्शे पर आजाद मुल्क बनकर उभरा, उसे शायद आजाद होने में सालों लग जाते, या शायद वो कभी आजाद ही नहीं हो पाता। एडमिरल कृष्णन का वो मास्टरमाइंड गेम, राशन की वो झूठी खबरें और INS राजपूत के क्रू का वो सटीक एक्शन, इन सब ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा था जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा शिकारी खुद चलकर आया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज भी विशाखापट्टनम के कोस्ट से महज कुछ नॉटिकल मील दूर समंदर के नीचे PNS गाजी का मलबा मौजूद है। वो आज भी एक मूक गवाह बनकर वहां पड़ी है, उस रात की मिस्ट्री को अपने सीने में दबाए हुए। ऑपरेशन गाजी इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि हौसलों और दिमाग से जीती जाती है। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और अनसुनी ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।